अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? हुमा नहीं है आज भी, लेकिन इंशाल्लाह विद इन अ फ्यू डेज़, एक दो दिन में हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन आप हैं मेरे साथ, हमारे साथ, और हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @GUPakistan TV। आप हमें इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्स में हमारी कॉन्वर्सेशन, बातचीत हो सकती है। ओवर द वीकेंड बहुत कुछ हुआ, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन एक खबर जिससे ज़रा घरेलू सार्फिन में, आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है, वो ये है, बड़ी देर से लोगों का मुतालबा था कि भाई गैस कनेक्शन अब हमें अपने घरों पर मैसर नहीं है। जो नई आबादियां बन गई थीं और सालों से बनी हुई थीं, लेकिन वहाँ पे भी गैस नहीं मिल रही थी। जो नई बन रही थीं, जो लोग नए घर बनाकर बैठे हुए थे, वही सिलेंडर वगैरह के चक्कर में पड़े हुए थे। खैर, उसको भी अगर आप एक सिस्टम के तहत चला लें तो गुजारा हो जाता है। लेकिन जाहिर है, अगर आपके घर पर गैस कनेक्शन लग जाए, जैसा कि हमने शुरू में इब्तिदाई ज़िंदगी सारी ऐसे ही गुजारी है, तो उससे तो ज़बरदस्त कोई बात होती नहीं है। और अच्छी खबर ये है, खुशखबरी ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने घरेलू कनेक्शंस दोबारा जारी करने का फ़ैसला किया है, ऐलान किया है बाज़ाब्ता तौर पर। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शंस जिस पे पाबंदी थी, उसको खोलने का ऐलान कर दिया है। हमारा जो अपना नेचुरल गैस रिसोर्स रिज़र्व था, ये बड़ा कीमती है, चूँकि ज़ाहिर डिप्लीट भी हो रहा है, इसलिए इस पे पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब दुनिया ऑल्टरनेट सोर्सेज की तरफ बढ़ रही है और RLNG, जो कि रीलिक्विफाइड गैस होती है, जिसको रीगैसिफाइड, एक्चुअली रीगैसिफाइड होती है, रीलिक्विफाइड नहीं होती, रीगैसिफाइड होती है, उसको अब घरेलू सार्फिन को मुहैया किया जाएगा, फराहम किया जाएगा। और इस तरह आवाम की एक देरीना शिकायत कह लें या पुराना मुतालबा कह लें, उसको एड्रेस किया गया है। ख़ास तौर पर वो सर्द इलाके जहाँ पर सर्दी में एक चैलेंज बना होता था गैस के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना, अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देना, उनको सर्टनली प्रायोरिटी दी जाएगी और उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। और बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं, नई आबादियाँ जो अभी नहीं हैं, जहाँ पे गैस कनेक्शन का सिरे से कोई सीन ही नहीं था, अब उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा, अब बहुत कुछ हो रहा है आज बाय द वे पाकिस्तान भर में, और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम सियाह भी मनाया जा रहा है। और आज का दिन उस आगाज़ या उस शुरुआत की हमें याद दिलाता है जब भारतीय काबिज़ अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में कदम रखा, और उसके बाद जो बर्बरियत, जुल्म और नाइंसाफ़ियों का सिलसिला शुरू हुआ, वो आज तक जारी है। सिलसिले में मुल्क भर में तकरीबात भी हैं और पैगामात भी सामने आ रहे हैं, वो भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी हुकूमत बदलने के लिए तैयारी हो रही है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरा कर लिया है भाई। मतलूबा 27 अरकान का हिस्सा हासिल कर लिया गया है। कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद पहले थी 17। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के तहत अब PTI फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुका है, जिनकी तादाद है 10, यानी 17 + 10 हो गए 27। अब 3 ग्रुपों के 10 अरकान ने फरियाल तालपुर और चौधरी रियाज से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुमकिना तौर पर मंगल के रोज़ यानी कल असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी जाएगी। अदम एतमाद की तहरीक के साथ मुतबादिल कायदे ऐवान का नाम भी पेश करना लाजिम है, तहम पीपल्स पार्टी की जानिब से कायदे ऐवान के नाम के लिए ऐलान ताहाल नहीं किया गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी लतीफ़ अकबर हैं, चौधरी मोहम्मद यासीन हैं और सरदार याकूब खान है। वज़ारत उस्मा के मुतवक्के उम्मीदवार ये हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाने वाली मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग। लीगी रहनुमाओं के मुताबिक वो नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि अपोजिशन में बैठेंगे। हमने फैसला किया कि हमने बदनामी ली है इस तरह की हुकूमत के साथ बैठ के। हमारी पार्टी के तौर पे हमें बड़ा नुकसान हुआ है। हमने फैसला किया कि कोई भी हुकूमत बनाए या गिराए, हम हुकूमत का भी हिस्सा नहीं बने, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमने अपोजिशन में रहना है, क्योंकि हमारा इत्तेहाद बनाने वाला वहाँ पर एक कोई अच्छा उसे हमारे लिए नहीं रहा, नतीजा नहीं निकला। हमने अपने पार्लिमानी पार्टी का इजलास चंद दिन पहले किया था, और हमने तो तय किया कि हम इस हुकूमत साजी के इस सिलसिले में हम कोई किरदार अदा नहीं करेंगे और हम वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
जिनके पास अक्सरियत है वो अपनी हुकूमत बना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, इसलिए कि हम हुकूमत बनाना नहीं चाहते। हमारे पास चूँकि तादाद 9 है, तो 9 की तादाद से हम हुकूमत नहीं बना सकते, इसलिए हम अपोजिशन में बैठेंगे, यही हमारा फैसला। कल दोनों पार्टियों की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो आपस में बैठेंगे। हमने अपने मरकज़ी क़यादत को बता दिया है कि हमें वोट देना जो है वो सूट भी नहीं करता है, और आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग की कारकुनों की ख्वाहिश है कि वो इस हुकूमत का हिस्सा ना बने। सो ये है PMLN का स्टांस ऑन दिस डेवलपमेंट। उधर पीपल्स पार्टी की अभी भी पूरी कोशिश है कि नून लीग हुकूमत का हिस्सा बने। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करके आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया है। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क भी दे दिया है। एहसन इकबाल, राना सनाओ और अमीर मकाम पर मुश्तमिल कमेटी ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना है कि नए वज़ीर आज़म के लिए 3 सीनियर रहनुमाओं के नाम ज़ेरे गौर हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। अच्छा, लार्जेस्ट पार्टी तो आप हैं, लेकिन नंबर्स क्या आपके पूरे हैं? सभी सब नंबर तो होंगे तो गवर्नमेंट बनेगी ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हम बाकी जमातों से मुशावरत ऑलरेडी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून वोट देगी आपको? आप समझिए कि हाँ, क्योंकि उन्होंने वैसे तो ऐलान किया हुआ है कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, लेकिन ऐसी सूरत हाल से कश्मीर को निकालने में मुस्लिम लीग भी हमसे पीछे तो नहीं रह सकती। वो भी तो नहीं चाहते ना कि हालात ख़राबी की तरफ जाए। और अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती, मतलब वहाँ पे वैसे भी हो सकता है कि मेंबर पूरे कर ली हो जाए, लेकिन फ़र्ज़ करें मुस्लिम लीग ऐसा नहीं करती तो फिर वो क्राइसिस को बढ़ाएगी। नए वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम तजवीज़ हुआ है? 2-3 सीनियर नाम हैं इस वक्त। पंजाब वहाँ की पार्टी के सदर हैं चौधरी यासीन साहब, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब जो स्पीकर हैं, वो भी साहब का सदर है पार्टी के, सब सीनियर 3 लोगों में से हैं। सरदार याकूब साहब भी ख्वाहिशमंद हैं, उनको लिया जाए, वो पहले भी सदर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे, तो सारे संजीदा और सीनियर लोग हैं। फैसला ये हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी है। ये मंडे को या ट्यूसडे को चेयरमैन साहब खुद ऐलान करेंगे। वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर। नून देखे अगर इस कैबिनेट के अंदर शामिल थी तो मेरा ख्याल है हमारी वाली कैबिनेट में भी उनको कोई उज़र नहीं होना चाहिए। मौजूदा वज़ीर आज़म अनवारुल हक चौधरी से कहा जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, नहीं तो उन्हें तहरीक एतमाद का सामना करना पड़ेगा। इस मामले पर वज़ीर आज़म ने भी मुशावरत शुरू कर दी है। सो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बना और 10 उसमें से अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इस तरह पीपल्स पार्टी अपना नंबर गेम में अददी अक्सरियत पूरी कर चुकी है, और 27 का वो जादुई हिंसा था जिसका तकाजा था या जिसकी तलाश थी, वो पीपल्स पार्टी को मिल गया है। मुस्लिम लीग नून ने ताहाल ये फैसला किया है कि वो शायद मतलब इत्तेहाद या हुकूमत का हिस्सा तो ना बने, लेकिन सॉर्ट ऑफ इत्तेहादी तो होते ही हैं। जब साथ दे दिया तो फिर ठीक है, आपकी हिमायत भी शामिल है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं, हमारे साथी हैं आरिफ उर्फी, हमें मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से ज्वाइन हैं। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और हम आपसे सबसे पहले तो यही पूछ लें कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब ने क्या फ़ैसला किया, इस्तीफ़ा देंगे या तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे? अब्दुल्ला, ऐसा है कि अनवारुल हक साहब बहुत मजबूत आसाद के आदमी हैं, और हम कुछ अर्से से देख रहे हैं कि वो बड़े मर्दाना बार बहुत सारे बहरानों का मुकाबला कर चुके हैं। आज वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तलब की है, और मुमकिन है उसमें कोई खास फैसला हो, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो अनवारुल हक साहब हैं वो न सिर्फ इस वक्त अपनी जगह पे बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं, बल्कि वो इस वक्त भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। और ये आइन तो उनको इजाज़त देता है कि वो फौरी तौर पे असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, कि जो जितना भी काम बना हो है वो सारे का सारा जो है एकदम से सिनेरियो चेंज हो सकता है। लेकिन अब्दुल्ला, ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि बहुत सादा सी बात है कि एक हुकूमत को तब्दील करना और दूसरी हुकूमत को ले आना। आज़ाद कश्मीर बड़ा हसास खित्ता है, और इसमें 4 साल में 4 वज़राए आज़म का तब्दील होना यहाँ के निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और जो अवामी एक्शन कमेटी का जो रिसेंट जो एपिसोड हुआ उसमें भी आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत अमलन बिल्कुल उज़्व मुअत्तल थी, और फिर फेडरल गवर्नमेंट से लोग आए और उन्होंने आके यहाँ पे उनके साथ मुज़ाकरात किए और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे। अब जो भी हुकूमत बनेगी
उस हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर पीपल्स पार्टी बना लेती है हुकूमत, तो क्या वो वादे जो फेडरल मिनिस्टर्स यहाँ करके गए हैं वो पूरे होंगे? और उनका जो मुतालबा है अवामी एक्शन कमेटी का, वो ये है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें पब्लिक जो है वो शामिल नहीं हो रही। जब पब्लिक शामिल नहीं होगी तो सिस्टम कैसे चलेगा? और ये भी आप देख लें कि तकरीबन 8 महीने रहते हैं इलेक्शंस को, और सबसे बड़ा जो आईनी बहरान इस वक्त होने जा रहा है वो ये है कि आजाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं है। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक साहब, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम नहीं भेजे चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और अभी तक वो तैनाती नहीं होती। और जो इस असेंबली की मुद्दत है वो जुलाई में खत्म हो रही है, तो हर हाल में इलेक्शन में इनको जाना होगा। 6-8 महीने के लिए अगर हुकूमत बनाते भी हैं तो क्या इस अरसे में ये ऐसा हो सकेगा? अच्छा, जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, जो ज़ाहिर है वहाँ की पॉलिटिक्स पे नज़र रखते हैं, क्या ये तजर्बा इन पार्टियों के लिए, जो हमारी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके लिए सूदमंद साबित होगा? जुलाई में असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है, अगर इंशाअल्लाह होपफुली वक्त पे इलेक्शन होते हैं तो फिर ये लिटरली 6-8-10 महीने ही होंगे जिसके लिए हुकूमत बनाना इनके लिए सूदमंद भी होगा, पॉलिटिकल फ़ायदा होगा पॉलिटिकली, या उल्टा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पहले PDM 1 वाला तजर्बा को ख़ास कामयाब नहीं रहा था। अब्दुल्ला, पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सूरत हाल में और आज़ाद कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टीज़ की सूरत हाल में ये फ़र्क है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी लीडरशिप का वहीं पर फैसला करती हैं, और आज़ाद कश्मीर के जो अवामी एक्शन कमेटी का भी ये एतराज़ था कि कश्मीर के फैसले कश्मीर में होने चाहिए। इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर के लिए जो वज़ीर आज़म तब्दील हो रहा है उसका फैसला यानी पाकिस्तान के जरदारी हाउस से या लाड़काना से या रायबंद से हो रहा है, तो उसके लिए उनको बहुत ज्यादा लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात इसके ऊपर है। और अगर बिलफर्ज ये तजुर्बा ये कामयाब कर भी लेते हैं, लेकिन 6-8 महीने में क्या वो जो इस वक्त तक जो मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी के थे जिसकी वजह से ये हुकूमत तब्दील हो रही है, तो क्या वो मुतालबात ये पूरे कर पाएंगे? तो वो बज़ाहिर मुमकिन नहीं है। और फिर उसमें जो सबसे अहम बात है कि आज़ाद कश्मीर में हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला चल पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग का कोई कानून नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके किरदार के ऊपर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं कि यही लोग जो पहले हुकूमत में थे इन्होंने क्या कर लिया था कि अवामी एक्शन कमेटी या अवाम सड़कों पे आ गए, और अब वही लोग दोबारा हुकूमत में होंगे, तो क्या वो तब्दीली कर लेंगे? अच्छा, ये बताइएगा, अनवारुल हक चौधरी साहब की पोजीशन के बारे में बताइए। एक होता है ना, पॉपुलैरिटी उनकी कैसी है इस वक्त? क्योंकि हमने देखा जब बानी PTI तहरीक अदम एतमाद से पहले PTI की हुकूमत तमाम बाई इलेक्शंस हार रही थी और उनकी अवामी पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा था, और फिर तहरीक अदम एतमाद आई और फिर उनको इसका बहुत फ़ायदा हुआ। सो यहाँ अनवारुल हक साहब की अभी पोजीशन पब्लिक में कैसी है? अवामी एक्शन कमेटी के साथ उनकी एपिसोड अच्छी तो नहीं रही है। सो उस वक्त जितने बड़े एहतजाज और जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए थे या निकल रहे थे, तो यही लग रहा था कि शायद उतने पॉपुलर नहीं रहे हैं। सो अभी क्या लग रहा है आपको इस एपिसोड के बाद, या अगर तहरीक अदम एतमाद का ये सामना करते हैं और हट जाते हैं अपनी कुर्सी से, इनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो सकता है? अच्छा, अनवारुल हक साहब अब सिर्फ MLA है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका ताल्लुक नहीं है। और ये जो उनका जो अरसा गुजरा है इस टेन्योर में भी उनके ऊपर सबसे बड़ा एतराज ये था कि चूंकि पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है तो इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, लिहाजा ये अपनी मर्जी से हर काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे काम अच्छे भी किए। मसलन इन्होंने सबसे अच्छा काम ये किया कि बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पे इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से की कि तमाम ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने जकड़ के रखा और बड़ी अच्छी तरह से उनके ऊपर जो बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी उसको भी उन्होंने काबू कर लिया। फिर बहुत अच्छी इन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पे एहतसाब का निजाम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इन्होंने अच्छी भी की, लेकिन उसके ऊपर पब्लिक की कोई ऑनरशिप नहीं थी। और इस अरसे में अब ऐवान वज़ीर आज़म का या प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के दरवाजे इनके लिए बंद रहे। अवाम के लिए अवाम नहीं आ पा रही थी, हत्ता कि अवाम से इतना इनका डिस्कनेक्ट था। इनका कोई पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीं था, इनका कोई PRO नहीं था, इनका कोई प्रेस सेक्रेटरी नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं अब वो सारी मिलके एक बड़ा गुस्सा बन गया। और ऐसे में जो मिनिस्टर साहिबान हैं, जो काबीना के वजीर थे, वो भी बड़े जकड़े हुए थे इनकी उस क्या कहते हैं रौब दबदबे में। और ये भी आप देख लें कि जितने भी कैबिनेट के जितने भी लोग थे और इस पूरे अरसे में ये था कि असेंबली के अंदर जितने लोग इस गवर्नमेंट में थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट काबीना का हिस्सा थे। तो असेंबली का इजलास भी ऐसे होता था जैसे कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें
अजाफी तौर पे ऑब्जर्वर के तौर के ऊपर अपोजिशन आके बैठी है। तो ऐसी सूरत में बहुत सारी जो है ना उनकी शोहरत जो है आम लोगों में अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का अच्छा, एक मुख्तसरन ये बता दीजिए, जो 10 लोग पीटीआई का जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, जो पीपल्स पार्टी को प्यारा हुआ है, ये 10 जो सीटें हैं, जो 10 लोग हैं, ये महाजरीन की सीटों पे इलेक्ट हुए थे या ये लोकल्स हैं वहाँ के जो रहते हैं? इसमें 5 लोग जो है ना वो महाजरीन की सीटों पे हैं जो आए, वो माजिद खान साहब की क़यादत में वो लोग शामिल हैं इसमें। महाजरीन जम्मू कश्मीर की सीटों में पाकिस्तान में है। इसी तरह जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक एक है जो सुल्तान महमूद चौधरी जो सदर हैं उनकी क़यादत में है एक्चुअली, यानी उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं और 5-6 लोग वो हैं। तो वो सारे लोग मिलकर इसमें हुआ है। और मुस्लिम नून का इसमें जो स्टांस है वो ये है कि हमने आने वाले वक्त में लोगों का सामना करना है। और इस तक मुस्लिम लीग नून में भी जो बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है कर्नल वकार नूर का, तो कर्नल वकार नूर प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीबी साथी हैं और सारी हुकूमत उन्हीं के जरिए चल रही थी। तो कर्नल वकार नूर जो है वो किसी भी सूरत में अनवारुल हक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर हम अभी ऐलान कर देते हैं पार्टी के साथ तो वकार नूर हमारे साथ नहीं आएंगे तो हमारी सुबकी होगी। तो इस वास्ते वो सामने नहीं आ रहे उसमें। वैसे भी अब जो खुद मुस्लिम लीग नून है, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक खान साहब, बज़ाहिर तो वो एक पेज पे लगते हैं, लेकिन असलन उनके बीच में भी बहुत बड़ी दूरियां हैं और इस वजह से जो उनकी पॉलिसीज है उनमें बहुत सारी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। थैंक यू आरिफ, दैट इज़ ऑल द टाइम। इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, बहुत मल्टी लेयर्ड ये टॉपिक है, लेकिन या दिस इज़ द लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन आज़ाद जम्मू कश्मीर। और इसमें अहम बात ये भी है कि लिटरली असेंबली की मुद्दत जुलाई में ख़त्म हो रही है और 6-8 महीने जो रह गए हैं इसमें ये नई हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में अपेरेंटली अभी तक आ गई है। ये फ़ैसला उन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज देगा या फिर आवाम में उनकी मकबूलियत को मुतासर करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। और भाई टमाटर और सब्ज़ी और फल की कीमतों का बहुत चर्चा हो रहा था, पर्टिकुलरली सब्ज़ियों की कीमतों का। गुज़श्ता हफ्ते टमाटर की कीमत मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में 500-600 रुपये तक भी पहुंची। वैसे यहाँ हमें 250-300 रुपये मिल रहा था और तमाम हुकूमतों ने इसका नोटिस लिया और वजह तो आज तक पता नहीं चली, लेकिन ज़ाहिर है ये था कि एक फसल मुतासर है, दूसरा अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर वाले मामलात चल रहे हैं, सो बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। और अभी हम जाते हैं अपने नुमाइंदगान के पास और उनसे मालूम करते हैं कि हफ़्ता गुजरने के बाद नया हफ़्ता शुरू हुआ है, टमाटर की कीमतें कुछ कम हुई हैं या नहीं हुई हैं। हिरा बतूल हमारे साथ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। हिरा, बताइएगा क्या सूरत हाल है आज लाहौर में मार्केट्स में? जी, लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में जो सब्ज़ियों की कीमत है वो आसमान को छू रही है। आए रोज़ सब्ज़ी की कीमत में इजाफा ही होता जा रहा है। सबसे पहले अगर हम टमाटर कीमत की बात करें तो टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 185 रुपये फ़ी किलो है, जबकि वो 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह जो प्याज है उसकी सरकारी कीमत 100 रुपये फ़ी किलो है, जबकि वो 150 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इस तरह जो लहसुन है वो 200 की बजाय 450 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है और शिमला मिर्च 300 की बजाय 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। और इस तरह जो दीगर सब्जियां हैं वो दुकानदार मनमानी कीमतों में फ़रोख्त कर रहे हैं। जो ख़रीदार है उनका कहना है कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि सिर्फ डीसी रेट या वेज़ा कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए। और जो दूसरी जानब जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि हमें सब्जियाँ ही मंडी से महंगे दामों में मिलती हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें महंगा फ़रोख्त करते हैं। जी, लाहौर में तो ये सूरत हाल है। अभी हम कोयटा जाएंगे, शहाब उमर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी शहाब। आज ही टमाटर की कीमत के हवाले से क्वेटा के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब इसकी कीमतों में बतदरीज कमी आ रही है। क्वेटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ी किलो टमाटर 200 रुपये में दस्तियाब है, जबकि बाज़ इलाकों में 150 रुपये में भी फ़रोख्त किया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान टमाटर की जो फ़ी किलो कीमत है उसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। जो फ़ी किलो कीमत है वो 350 रुपये और बाज़ मकामात पे 400 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा था। अब इसकी कीमत में कहीं पे 200 कहीं पे 250 रुपये तक जो कमी है वो रिकॉर्ड हुआ है। और इसकी कीमतों में कमी के हवाले से जो मार्केट ज़रा है उनका ये बताना है कि जो ईरान से इसकी सप्लाई है उसमें मज़ीद इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी कीमतों में कमी आई है। और मार्केट ज़रा के ये भी बताना है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान टमाटर की जो कीमत है उसमें मज़ीद कमी का इम्कान है। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि टमाटरों की कीमतों में कमी के हवाले से जो ये कमी हुई है ये अच्छी बात है। तो उनका यह बताना है कि कोई 10 दिन पहले शहर में जो फ़ी किलो टमाटर 50 से 60 रुपये में मिल रहा था, उनके बताना है कि जो ज़िले इंतज़ामिया
हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो टमाटर की कीमतों में कमी के हवाले से इक़दाम करें। जी बहुत शुक्रिया आपका शहाब उमर। टमाटर की कीमतें कम हुई हैं इन क्वेटा और ईरान से जो टमाटर आ रहा है वो इसकी वजह भी बताई जा रही है। दीगर शहरों की सूरत हाल भी आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेनी है, थोड़ी देर में वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। कराची पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में नौजवान लड़के की मौत ने पुलिस पर आवाम के एतमाद को फिर धचका पहुंचाया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने SIU की ज़ेर हिरासत नौजवान की हलाकत के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और इससे पहले SSP SIU ने बताया था कि कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। आज से FIA केस की तफ्तीश करेगा। तशद्दुद में मुलव्विस ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली गिरफ्तार हैं। याद रहे वैसे हुआ क्या था कि 22 अक्टूबर को कराची में SIU पुलिस की हिरासत में मुबैना तशद्दुद से नौजवान इरफान जाँ बहक हो गया था, जबकि पुलिस सर्जन ने बताया था कि नौजवान इरफान के पोस्टमार्टम में जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात पाए गए हैं। राहील सलमान हमारे साथ ही मौजूद हैं। राहील, ज़ाहिर है एहतजाज भी हुआ, अब क्या पेश हुई है? कोई जुडिशल कमीशन बनाने की भी बात हो रही थी। व्हाट्स द लेटेस्ट अबाउट इट? देखिए अब्दुल्ला, ये वाक़या बुध को पेश आया था। मरने वाले नौजवान इरफान के वर्सा के मुताबिक वो बावलपुर से कराची आया था और अपने दोस्तों के साथ बुध को वो घूमने फिरने के लिए निकला था। 12 साढ़े 12 बजे के करीब वो बताते हैं कि उनकी इरफान से और दीगर लोगों से बात हुई और उनके मुताबिक वो लोग आयशा मंजिल पर उस वक्त नाश्ता कर रहे थे और उसके बाद फिर उनका आगे घूमने फिरने के लिए जाने का प्लान था। उसके कुछ देर बाद उनके मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गए और जब शाम तक वो वर्सा का कोई राब्ता नहीं हो सका तो वो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में गए और दीगर मकामात पर भी उन्हें ढूंढा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिल सका। यहाँ पर मज़ीद ये मालूम हुआ कि फिर बुध की शाम को उसी वक्त जो उन्होंने SIU के एहलकारों ने बुध को उन लोगों को वहाँ से पिक कर लिया था और SIU सेंटर ले गए थे, जिसके बाद शाम को 7 बजे इरफान की लाश सबसे पहले जिन्ना अस्पताल लेकर पहुँचे और वहाँ ड्यूटी पर मौजूद MLO से उसका पोस्टमार्टम कराना चाहा, लेकिन MLO ने इनकार कर दिया, जिसके बाद एहलकार लाश वापस ले गए। यानी महज चंद घंटे के अंदर अंदर इरफान मर चुका था। उसके बाद जुमेरात को उन्होंने अगेन एक और अटैम्प्ट किया और लाश लेकर दोबारा जिन्ना अस्पताल पहुंचे, लेकिन उस वक्त भी MLO ने इनकार किया और लाश दोबारा वापस ले गए। जिसके बाद फिर जुमेरात की रात को SIU एहलकारों ने इरफान के वर्सा से रब्ता किया और उन्हें SIU सेंटर बुलाया, जिस पर उन्हें पता चला वहाँ पहुँचने के बाद कि इरफान मर चुका है, जबकि दीगर 3 भी SIU की हिरासत में हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद जुम्मे की सुबह इरफान का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें पुलिस ज़राए ने हमें ये बताया कि इरफान के जिस्म पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। उसके चेहरे, कमर और जिस्म के नाजुक आज़ा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। अभी इसकी फ़ाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके बाद ही वजह मौत का हतमी तौर पर तयन हो सकेगा। अच्छा राहील, ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्या हो गया था? पुलिस का इब्तदाई मौक़िफ़ क्या सामने आया? मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी, मुख्तलिफ खबरें थी, गर्दिश कर रही थी कि ये तस्वीरें बना रहे थे हसास इदारों की, ये पुलिस वालों की या दीगर एहलकारों की, वीडियो बना रहे थे। मतलब पुलिस ने क्या बताया है कि ऐसा क्या कर रहे थे ये नौजवान कि इन्हें हिरासत में लिया, चले हिरासत में लिया और फिर बिठाया नहीं, फिर मारा पीटा और इतना मारा पीटा कि उनमें से एक की मौत हो गई? जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्सा के मुताबिक इन लोगों को आयशा मंजिल से उठाया गया है और आयशा मंजिल का इलाका रेजिडेंशियल एरिया है और एक नॉर्मल एरिया है, कमर्शियल वहाँ पे मार्केट भी है, लेकिन वहाँ पे किसी किस्म की कोई हसास तनसीबात, कोई वाइटल इंस्टॉलेशंस नहीं है। लेकिन इसी दौरान एक FIR दर्ज की गई जिस पे तारीख 22 अक्टूबर की है और उस FIR के मुताबिक जो SHO SIU हैं, जिन एहलकारों ने उन चारों नौजवानों को उठाया था, वो उसी SHO इंस्पेक्टर मुमताज़ की अंडर सुपरविज़न आते हैं। इंस्पेक्टर मुमताज़ ने थाना सदर में एक FIR करवाई है, जिसके मुताबिक SIU में ही दर्ज एक और FIR के तहत इन चारों को मुश्तबा जानकर उठाया गया और ये वहाँ पर क्लिफ्टन के इलाके में कुछ हसास मकामात की तस्वीर और वीडियोज़ बना रहे थे। ये मौक़िफ़ उसमें अपनाया गया और उसके साथ साथ उसमें ये भी बताया गया कि इनको इंटरोगेशन के लिए लेकर आए थे और इसी दौरान इरफान की तबीयत ख़राब हुई और वो बेहोश हो गया, जिस पर इंस्पेक्टर मुमताज़ मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि उनको बताए बगैर उनके जो निचले दर्जे के एहलकार थे, जो उनके सुपरविज़न में एहलकार थे, वो उसे ले गए और वो इंतकाल कर गया, जिस पर उन्होंने 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ़्तार किया है। जबकि इसके अलावा इस पूरे वाक़े में मुलव्विस 7 एहलकारों को एडिशनल IG कराची के हुक्म पर सस्पेंड भी कर दिया गया था।
लेकिन वर्षा ने एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। सबसे पहला एहतजाज उन्होंने SIU सेंटर के बाहर ही किया था और फिर जब जुमे को उसकी लाश ईदी सड़खाने में रखवाई गई थी तो ईदी सड़खाने के बाहर भी वर्षा ने एहतजाज किया। उनका ये मुतालबा था कि सिर्फ सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा बल्कि जो एहलकार इसमें मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाए। हफ्ते को दोबारा से उन्होंने एहतजाज किया, जिसके बाद फिर इन 2 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर वर्षा मैयत लेकर बावलपुर चले गए और कल उसकी तदफीन भी कर दी गई है। कल वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इस वाक़े नोटिस लेते हुए जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। सेक्रेटरी दाखिला को कहा गया है कि वो इस वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी करवाएं और इस पर वज़ीर दाखिला ने इस वाक़े पर अफसोस का भी इजहार किया कि SIU पुलिस की हिरासत में एक नौजवान जान से चला गया। उन्होंने इस वाक़े की तमाम तर दस्तियाब शवाहिद की रोशनी में तहक़ीक़ात का हुक्म दिया और उनका ये कहना है कि तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ की जाए और जो भी इस वाक़े में मुलव्विस हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। जुडिशल इंक्वायरी का चले हुक्म दे दिया है। अच्छा, अब मुकदमा दर्ज हुआ। एक तो ये बता दीजिए इस नौजवान की हलाकत का या जो गिरफ्तारी हुई है वो किस मुकदमे के तहत हुई है उन मुलव्विस एहलकारों की। बाकी जो इस लड़के के इस नौजवान के साथी हैं वो ठीक है या अभी भी पुलिस की हिरासत में या उन्हें रिहा कर दिया गया है? और जब उन्हें रिहा कर दिया गया है तो उन्होंने कुछ बताया, क्या उनको भी मारा पीटा था या सिर्फ इसी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था? देखिए, जुमेरात को जब उन्होंने रात को वर्षा को बुलाया तो उसके कई घंटे बाद फिर उन बाकी 3 नौजवानों को भी छोड़ दिया गया। उन्होंने बाहर निकल के यही बताया कि इरफान पर शदीद तशद्दुद किया गया था और उसके बाद फिर उसको इवन के जब वो पानी मांगता रहा उसको पानी तक नहीं पिलाया गया और किस तरह से उसकी मौत हो गई। उनका ये कहना था कि वो हर जो भी आदमी आता था वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था, कभी कोई लाते घूसे मुक्के मारता था और कभी कोई लकड़ी से मारता था, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़, तो इस तरह से उसकी मौत हो गई। लेकिन बहरहाल ये असल जो वजह मौत है वो मेडिको लीगल रिपोर्ट में ही पता चल सकेगा। यहाँ पे वर्षा का ये कहना है कि जो मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी मुद्दईयत में दर्ज किया, यानी कि वो इंस्पेक्टर जिसकी सुपरविजन के एहलकार थे वो इन लोगों को उठाकर लेकर आए थे, वही इस केस में मुद्दई बन गया। वर्षा ये कहते हैं कि उन्हें इसकी तहक़ीक़ात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस केस में मुद्दई उन्हें बनना चाहिए था। उनकी मुद्दईयत में FIR होती है कि किस तरह से उसको उठाया, किस तरह से उसको किसी जुर्म में उसको लेकर चले गए और उसकी मौत हो गई। ये कौन सी तफ्तीश थी, किस तरह की तफ्तीश थी कि उसके इंटरोगेशन के नतीजे में इरफान की SIU सेल के अंदर मौत हो गई? आया वो टॉर्चर से हुई, किस तरह से हुई? वर्षा जो है इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और वो ये कहते हैं कि इस सिलसिले में कानूनी जंग लड़ेंगे। अच्छा, और मुख्तसरन मुमकिन है कि आज वो बावलपुर से वापस आ जाएं और फिर कानूनी जंग को अपनी आगे बढ़ाएंगे। एहतजाज भी करते रहे हैं तो जाहिर है फिर वो गिरफ्तारी भी हुई। बाकी लड़कों को नहीं मारा गया और सिर्फ इरफान को ही तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यही यूँ के लड़के जाहिर है जो बाहर आ गए उन्होंने कुछ तो बताया होगा इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि उन्होंने इरफान को ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया, बाकी को भी किया था लेकिन उन लोगों को इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन न जाने क्यों कि इरफान पे उनका ज़्यादा फोकस था, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और यहाँ तक कि वो अपनी जान से चले गया। इस सिलसिले में पुलिस हुक्काम ये मौक़िफ़ देते हैं कि इरफान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि उसके बॉडी के ऊपर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। इवन के बुध को वो मर चुका था और जुमे की शाम को जब उसका गुस्ल दिया जा रहा था तो उस वक्त भी उसके सर से खून बह रहा था। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इट्स रियली ट्रैजिक, इट इज़ रियली ट्रैजिक। किसी को आप इतना मार के हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा। अगर कोई भी लड़का होगा, नौजवान टीनेजर है, जब आप उसको इतना मारेंगे तो उसके बाद उसका हार्ट अटैक आए या उसको ब्रेन हेमरेज हो, फिर आप वजह मौत कुछ भी लिख दें, वो असल में तो मार के मरा है ना, टॉर्चर से मरा है। लेकिन क्या इसके पीछे वजूहात हैं, क्या पस मंज़र है इस वाक़े का, इन्हें क्यों उठाया गया था और चलें उठा लिया गया था, उसके बाद इनमें से एक को सिंगल आउट करके इतना मारा गया? किसी का कोई मुबैना तौर पर पर्सनल ग्रज था, कोई ज़ाती दुश्मनी थी जो इस आड़ में निकालने की कोशिश की गई है? देयर आर मैनी क्वेश्चंस टू इट। अभी एक ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। हम आपको पता है मिलकर के तहत मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के तहत जियो न्यूज़ प्लेटफॉर्म जियो पाकिस्तान स्पेशली बहुत मेंटल हेल्थ पे बात करता है। ख़ुदकुशी के ख़यालात आना भी ज़ाहिर है इसका एक नतीजा हो सकते हैं, लेकिन उसको कैसे डील करना है उसके बारे में बात होनी चाहिए। एंड जब इस तरह के केसेस आते हैं जिस पे शुबा हो कि ये ख़ुदकुशी है या अभी तक खैर मौमा हल तो नहीं हुआ, तो इस पे बात करना और भी लाजिम हो जाता है। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की पुरस्कार मौत बहुत कुछ बता रही है। सरकारी सतह पर मौत की वजूहात के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। मामला है क्या? लिटरली जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं। फिर वो साइकियाट्रिस्ट जिनके साथ मुबैना तौर पर ये सेशन ले रहे थे उनकी तरफ से बातें सामने आ गई जो कि लिटरली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। साइकियाट्रिस्ट के साथ आप जो भी बातें करते हैं वो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। आप
दुनिया में रहें या ना रहें वो कॉन्फिडेंशियल ही होती हैं। खैर, इसमें हम बात करते हैं। अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ ही। अयाज, बताइएगा, कुछ तय हो पाया अब तक? क्या इसके बारे में बताया जा रहा है हुकाम की तरफ से? अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल्ला, एक बड़ा सैड इंसिडेंट है, जैसे आपको मालूम है। एक सीनियर ऑफिसर है एसपी अदील अकबर, जो 46 कॉमन के ये एसपी थे, और इस्लामाबाद में अभी कुछ 1.5-2 महीने पहले इस्लामाबाद में इनकी पोस्टिंग हुई है। इसमें काफ़ी चीज़ें लोग बातें कर रहे हैं। कोई कहते हैं कि ये सुसाइड है, किसी प्रेशर की वजह से उन्होंने सुसाइड किया, ये इंसिडेंट है। हमने इसके ऊपर बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की, हमने मुख्तलिफ चीज़ों की जो इनिशियल स्टेटमेंट्स थी उसके ऊपर हमने देखा। कंक्लूजन जो इस वक्त हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कोई सरकारी ज़राए नहीं है। ये अदील अकबर जो है बेसिकली ये एक सीनियर ASP थे, जिनको यहाँ इस्लामाबाद में 1.5 महीना पहले इन्हीं के एक दोस्त हैं जो यहाँ पर SP खुरम साहब हैं, जो SP सवा इनके कोर्समेट थे, जो कि प्रमोट हो गए थे और ये प्रमोट नहीं हुए। तो इनको यहाँ पर इस्लामाबाद में लाया गया कि इनकी प्रमोशन हो जाए, और इनको एज अ 1 स्टेप प्रमोट करके SP डिविजनल SP इंडस्ट्रियल लगाया गया था। है ये ASP ही थे। ये इनके साथी जो है वो उनके 2 बैच जो है वो प्रमोट हो चुके थे, लेकिन ये प्रमोट नहीं हुए। प्रमोशन की न होने की जो अब्दुल्ला बड़ी वजह ये थी कि ये इनकी पहले पोस्टिंग बलोचिस्तान में थी। वहाँ इनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी। एडिशनल IG अब्दुल खालिक साहब ने इनके खिलाफ एक इंक्वायरी जो कि 2 साल चलती रही, और SSP मारूफ साहब है वहाँ पे, उन्होंने इनके खिलाफ एक इंक्वायरी की जिसमें इनको गिल्टी करार दिया गया, जिसकी वजह से 2 दफ़ा इनका बोर्ड जो है ये डेफर हो गया और ये प्रमोट नहीं हुए। इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस में थे, और जो कि मैंने भी जिक्र किया, इनके बैचमेट हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट खुरम साहब जो कि SP हैं यहाँ पे। उन्होंने इनसे बात की और इनको इस बात पे इस्लामाबाद लाया गया कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी। तो उन्होंने IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब और उनसे बात की, तो उन्होंने कहा जी मिनिस्टर साहब से बात करके इनकी ताकि प्रमोशन हो जाए, इनके इस्लामाबाद ले आए। इनको ले आए और इनको प्रमोट भी यहाँ पर करके 1 स्टेप यहाँ पे लगा दिया गया। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है अब्दुल्ला कि यहाँ पर जब ये आए तो ये अपने एक डॉक्टर से, जो डॉक्टर हाफिज सुल्तान साहब हैं, जो कि सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा, उनका एक ट्वीट भी चल रहा है और मुख्तलिफ चीज़ें वो डिस्कस कर रहे हैं, उनसे ये अपना चेकअप कर रहे थे। आखिरी उनका जो चेकअप था, जो डॉक्टर के पास गए थे 8 अक्टूबर को, जब ये गए तो डॉक्टर साहब ने इनसे पूछा कि भाई आपको मसला क्या है। तो डॉक्टर साहब को इन्होंने बताया कि जी डॉक्टर साहब मुझे वो स्ट्रेस है, वही प्रमोशन ना होने वाला भी, और सारा कोई, उन्होंने पूछा कि जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर कोई टेंशन है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ बड़ा खुश हूँ, बल्कि मुझे तो SP लगा दिया गया है और मैं बड़ा यहाँ पर रिलैक्स हूँ। लेकिन जो पीछे जो एक बैकग्राउंडर चल रहा था इनका प्रमोट ना होने की वजह से, वो एक सबसे बड़ी वजह थी। और अब्दुल्ला 25 दिन बाद इनका दोबारा बोर्ड होना था, उस सिलसिले में वो लोगों से राब्ते भी कर रहे थे कि किसी तरीके से ये मैनेज करके प्रमोट हो जाए। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर सबसे बड़ी ये थी कि जब ये प्रमोशन के हवाले से इनके अंदर एक स्ट्रेस भी चल रहा था, जिसको डॉक्टर ने कहा कि ये डीप रूटेड स्ट्रेस है। डीप रूटेड स्ट्रेस क्या होता है कि जिसके लिए किसी अचानक इंसिडेंट की जरूरत नहीं होती। यानी एक होता है ना कि अचानक पता नहीं आपको कहें जी अब्दुल्ला क्या हो रहा है, तो आप एक स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है। डीप रूटेड स्ट्रेस होता है कि बैकग्राउंड के अंदर, बैक ऑफ द माइंड कुछ चीजें चल रही हो, आप एक चीज कैरी करके लेके आ रहे हो। तो डॉक्टर के मुताबिक ये डीप रूटेड स्ट्रेस था जो ये कैरी कर रहे थे, जो कि काफी ज्यादा इन्होंने डॉक्टर से इसका इजहार भी किया। और डॉक्टर ने एक ट्वीट में भी कहा है, आपने देख लिया, कि इनको तंबीह की गई थी कि किसी किस्म का वेपन या ब्लेड्स या अपने पास ना रखें। इनकी फैमिली को भी बताया गया था, क्योंकि तमाम चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अच्छा, सबसे बड़ी जो इसमें एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि आखिरी कॉल किसकी थी और ये क्या मामला हुआ। इन्होंने 20 तारीख को पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में एक अपना टेस्ट करवाया डेंगू का, जो कि पॉजिटिव निकला। उन्होंने वो मेडिकल अपनी लीव के साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ DIG इस्लामाबाद को फॉरवर्ड की, और DIG इस्लामाबाद ने वो एप्लीकेशन अगले दिन फॉरवर्ड की DIG हेडक्वार्टर को। अच्छा, जो मेडिकल लीव का तरीका कार होता है अब्दुल्ला, वो मेडिकल लीव ये होती है कि जब आप मेडिकल आपको मिलता है तो आप अवेल करने के बाद वो प्रोटीन के अंदर जाके वो फिर आपको छुट्टी मिल जाती है। उसके लिए कोई इमीडिएट आपको जो है वो लीव नहीं लेनी होती, बस आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के अगले दिन जाके अवेल करने के बाद। लेकिन उन्होंने वो छुट्टी अवेल नहीं की। इनको मेडिकल लीव मिली 20, 21 और 22 तारीख की, तो इन्होंने मेडिकल लीव नहीं की। ये बल्कि एक 35 लाख की डकैती हुई थी I-9 इन्हीं के एरिया में, जिनके वो गैंग को इन्होंने पकड़ा और काफ़ी एक्साइटेड थे। उस हवाले से ये अपना रूटीन का काम भी कर रहे थे, घर भी जा रहे थे, ऑफिस भी आ रहे थे, लोगों से मिल भी रहे थे। तो वो उस हवाले से ये बड़े एक्साइटेड थे, काम भी कर रहे थे। लेकिन इन्होंने फिर जो सेकंड लास्ट कॉल है, जहाँ पर ये इन्होंने गाड़ी मंगवाई, पहले ये गाड़ी में 35-40 मिनट ये अकेले गाड़ी में फिरते रहे, फिर ये घर चले गए। फिर इन्होंने ऑपरेटर गनमैन को बुलाया कि आप हैं, हमने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जाना है, यानी सेक्रेटेरिएट जाना है। तो जब वो वहाँ से निकले तो इनको उसी साहब की कॉल आती है, जिनके पास ये जा रहे थे, शायद कोई सेक्शन ऑफिसर है SO। उन्होंने कहा यार मैं ज़रा बिजी हूँ, मैं कहीं निकल गया हूँ, तो आप फिर किसी टाइम आइएगा। इन्होंने अपने ड्राइवर गार्ड को कहा आप गाड़ी मोड़े, और मोफा की तरफ इन्होंने गाड़ी मोड़ ली।
उसके बाद फिर उन्होंने अपने जो गार्ड हैं उनसे वेपन मांगा और उनसे कहा कि चलता है कि नहीं चलता। वो सारा मामला हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर भी चुके हैं। तो जो सब चीज़ें अभी तक जो इंक्वायरी रिपोर्ट है या जो हमारी हमने अपने ज़राए से बात की है पुलिस तफ्तीश के मुताबिक, जो डॉक्टर के साथ जो सेशन हुआ, जो इनके ड्राइवर गनमैन इनके पेरेंट्स के साथ जो बात हुई, इनके भाइयों के साथ जो बात हुई, तो ये अपेरेंटली अब्दुल्ला सुसाइड ही लगता है। और ये जो कि वो सुसाइड है जिसके अंदर ये एक दिल बर्दाश्ता हो गए थे, शायद इनको ये कोई आगे उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि जो बेसिक चीज़ जो हमें नज़र आ रही है वो ये कि इनके खिलाफ जो एक बड़ी एक शदीद किस्म की इंक्वायरी जो बलूचिस्तान में इनके खिलाफ हुई है वो इनके कैरियर के ऊपर बहुत बड़ा एक जो दाग बनता जा रहा था और वो काफी ज्यादा संगीन इनके ऊपर निजामात हमारे ज़राए ने हमें बताया कि वो इंक्वायरी है। तो ये सारा स्ट्रेस जो है ये दैट इज ऑल द टाइम वी हैव यार, इसलिए इंटरप्ट भी नहीं किया। बहुत सारे हक़ाइक़ आपने हम तक पहुंचाए हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत ट्रैजिक है जो भी है। ब्रेक लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कल एक और भी डेवलपमेंट हो रही थी, हाँ, और इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे थे अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के हुक्काम के दरमियान। अभी बहुत सी बातें उसमें से भी सामने आ रही हैं। पाक अफ़गान ताल्लुकात का मुस्तक़बिल क्या होगा, बहुत अहम सवाल है। एक मुस्तक़िल अमन एक मुस्तक़बिल हो सकता है या लड़ाई झगड़ा चलते रहना एक मुस्तक़बिल हो सकता है। इसका इन्हिसार किस पे है? इसका इन्हिसार है तालिबान रजीम पर। इस्तांबुल में होने वाली बातचीत में पाकिस्तानी वफ़द ने अफ़गान तालिबान के वफ़द को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती हमें मंजूर नहीं है। पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़े हैं, शवाहिद पर मबनी है, मसले का हकीकी हल हम चाहते हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान की हठ धर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन दीगर फरीक़ों खुसूसन मेज़बान पर भी अब ये वाज़े हो चुके हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़े कर दिया कि हमारे दहशतगर्दी के मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन है ही नहीं। मेज़बान अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और गैर संजीदगी के बजाय ताउन करे संजीदगी के साथ, ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। पाकिस्तानी वफ़द ने यह भी वाज़े किया है कि इसके खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे, मतलब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए। इसके बरक्स तालिबान के दलाइल गैर मंतकी हैं, इलॉजिकल हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं और नज़र ये आ रहा है कि तालिबान किसी और के एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में तो नहीं हो सकता। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ़्त अफ़गान तालिबान के मुस्बत रवैये पर ही मुनहसर है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के मुज़ाकरात की मेज़बानी तुर्क इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन कर रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने हफ्ते को खुलकर बताया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होना बंद ना हुई तो फिर खुली जंग। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान रजीम के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसके बावजूद हुआ क्या? एक्चुअली ये कमरे में शवाहिद भी पेश किए गए जिसमें हमारे ज़ाहिर मीडिएटर्स भी मौजूद थे और उसने हमारा केस बड़ा मजबूत कर दिया। अफ़गानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश रुकी नहीं, जो बड़ी बदकिस्मती है। ये तालिबान रजीम के मुज़ाकरात में संजीदगी पर भी सवालात उठाती है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय इमदाद याफ्ता 25 ख़वारिज को हलाक किया जो पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये प्रेजेंट कर दिए गए सबूत और हक़ाइक़ इनके सामने ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग एंड दीज मुज़ाकरात। फायरिंग के तबादले में 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं, मतलब हम शहीद करवा रहे हैं हमारे नौजवान, हमारे अफसरान, हमारे पाक अफवाज के, हमारे सिविलियन सब शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से दरअंदाजी रुक नहीं रही है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज़ मवाद बरामद किया गया है। खुद कुछ जैकेटें भी बरामद की गई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी तनाज़े पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कल फिर बोले और आसियान कॉन्फ्रेंस के मौके पर ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की, साथ ही यकीन जाहिर किया कि मामला जल्द तय हो जाएगा। So as you know, this is one of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. I know them both, and the Pakistan, the Field Marshal and the Prime Minister are great people, and I have no doubt we're going to get that done quickly. That one started up a few days ago. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. But the 8 wars that my administration has ended in just 8 months, there's never been anything like that. Never. There never will be either.
पाकिस्तान ने तो बहुत खुलकर बता दिया है कि अमन का रास्ता क्या है। अब तालिबान रजीम को फैसला करना है कि वो अपने हमसाया बरादर मुल्क के साथ वाकई अमन और भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान ने गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में डाल दी है। होपफुली वो समझदारी का सूझबूझ का मुजाहरा करें और ये ज़ाहिर है कब तक लड़ते रहना है, कब तक जंग में ही रहना है, कब अपने लोगों की तरक्की, खुशहाली और बहाली के लिए कुछ करना शुरू करना है या बस बंदूकें उठाए इधर से उधर घूमते रहना है। खैर, इस पर हम बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब। चौधरी साहब, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान तनाज़ा अब ज़ाहिर है बढ़ी रहा है। पाकिस्तान ने डायलॉग वाली हुज्जत भी कर ली है और अभी भी चल ही रहा है मामला, कोशिश भी कर रहे हैं मीडिएटर्स, लेकिन तरंदाजी बंद नहीं हो रही है। ताज़ा वाक़या आपके सामने है, ड्यूरिंग द डायलॉग ये हो रहा था। अब तालिबान रजीम हमें लिख कर भी नहीं दे पा रही है, इनफैक्ट देने को तैयार नहीं है कि वो टीटीपी को कंट्रोल करेंगे। वो कहते हैं ज़बानी कलामी हम तय कर लेते हैं। क्या मसला है? क्या उनकी कैपेसिटी नहीं है, क्या उनके कंट्रोल में ही नहीं है ये लोग, या वो किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं? जी, मेरा तो यही ख्याल है कि कैपेसिटी का इशू भी है और विल का इशू भी। कैपेसिटी इस तरीके से कि शायद इनको ये यानी वो ये सोचते हैं कि ये इतना अरसा हमारे साथ लड़ते रहे हैं, अब इनके पास असला भी आ गया है और अगर हमने इन पे हाथ डाला तो हमारे साथ जंग शुरू कर देंगे या ISK इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के साथ शामिल हो जाएंगे। तो इस वजह से वो कुछ कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं। विल के इश्यूज शायद इस तरह हैं कि ये समझ रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हमारी लेवरेज रहती है और पाकिस्तान हमसे एक लिहाज से मजबूर होगा ताकि हम जो कंसेशंस पाकिस्तान से लेना चाह रहे हैं वो हम लेते रहें। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ही मनफी अप्रोच है। उसकी वजह ये कि पाकिस्तान से तो ये पहले ही बहुत सारी कंसेशंस ले रहे हैं जिसमें हमारी बंदरगाहों का इस्तेमाल है और इस तरीके से है कि इधर से जितना ट्रांजिट ट्रेड का सामान आता है पाकिस्तान में डंप हो जाता है, उनमें से कुछ हिस्सा या स्मगल होके वापस आ जाता है। हमारी इंडस्ट्री को, हमारी सनत को, हमारी तजारत को नुकसान पहुंचता है। आज ही का वॉशिंगटन पोस्ट का एक अखबार था, उसमें उसने आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर। वो 3 साहब हैं, इनमें से 1-2 पाकिस्तानी हैं और एक और भी हैं। उनकी हेडिंग ये थी कि लाइन ड्रॉन बाय दी 19th century ब्रिटेन स्ट्राइक्स पाकिस्तान तालिबान टेंशन, स्टोक्स पाकिस्तान तालिबान टेंशंस। तो वो ये शायद ये एक रंग दे रहा है अखबार कि जी असल झगड़ा जो है वो ड्यूरल लाइन को बॉर्डर ना मानना है तालिबान की तरफ से, कि बहुत ज़रूरी है कि अब हम ये तालिबान से पूछें कि जनाब आपका असल मकसद क्या है, आपको भारतीयों ने क्या पट्टी पढ़ाई है और आप क्या करना चाह रहे हैं, ये भी बात आप हमारे साथ करें। बहुत अहम पहलू आपने उजागर किया है। अच्छा एजाज साहब, अमरीकी सदर ट्रंप का ताज़ा बयान भी सामने आ गया है कि अमरीका भी पाक अफगान मामले पे हमें ये तो समझ आ गया कि नज़र रखे हुए खित्ते में अमरीका का दिलचस्पी लेना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन क्या हम इसे समझें, क्या वो खित्ते में वापसी की भी दिलचस्पी रखता है या नहीं? वैसे तो जिस वक्त उन्होंने ये कमेंट दिया जिसका आप हवाला दे रहे हैं, वो अपना एक आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे थे, कि इस्तदलाल बिल्ड कर रहे थे कि जी वो जंगें रुकवाते हैं। और उसी में उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान भारत की भी जंग रुकवाई है, 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। अब सुना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ झगड़ा चल रहा है, कुछ मदद सऊदी अरब ने की है और ये मामला हल हो जाएगा। गोया वो उसको उस हवाले से कह रहे थे कि अगर बढ़ गया मामला और मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर भी आ सकता हूँ। लेकिन वैसे हम ये सुनते आए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की कुछ नज़र है कि बागराम बेस को किसी तरीके से वापस लिया जाए। अब क्या वो इतनी आसानी से ले सकेंगे? अगर वो आते हैं तो उसके क्या मुज़मरात होंगे? क्या अफगान तालिबान उनको आने देंगे? किन हवालों से होगी? क्या अफगान तालिबान की उनके साथ बाकायदा लड़ाई शुरू हो जाएगी? क्या वो हमारी मदद मांगेंगे अमरीकी तालिबान के खिलाफ? ये सारी वो बातें हैं जिनके ऊपर अभी कोई, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कोई बहस छिड़ी है। लेकिन अगर बहस छिड़ती है तो फिर देखा जा सकता है। लेकिन मुझे को अभी अमेरिका की तरफ इतना वाज़े इशारा नहीं आया, लेकिन मैं हैरान नहीं हूँगा अगर अमेरिका बागराम की तरफ आने के लिए कोई संजीदा मामला करे और तब तालिबान को एक बार फिर पाकिस्तान की याद आएगी और ये कहेंगे कि इन तालिबान ने, इन पाकिस्तान ने हमें 20 साल बचाया था और अब फिर हमें ही आप बचाएं। उस वक्त ये जनाब ये भूल जाएंगे कि आजकल जो अदम तावन इन्होंने जारी रखा हुआ है
और नए नए सिलसिले से पाकिस्तान के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, पाकिस्तानियों का खून बहा रहे हैं, उस वक्त ये दोबारा पाकिस्तान को याद करें। जी जी बिल्कुल, नए सिलसिले हैं, उनकी बड़ी दोस्तियां चल रही हैं आजकल। दूसरी तरफ अच्छा चौधरी साहब, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान एक अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाएं, तय कर लें कि हमें मिलकर आगे चलना है, कोई दूसरा या तीसरा फरीक होना हो, हमें खुद ही फैसला करना है, ये सब बड़ा आइडियल सिनेरियो है। मसला ये है कि इंडिया ऐसा होता कुछ देखना चाहेगा नहीं, या उसे पसंद तो नहीं आएगा। इंडिया पाक अफ़गान मामलात से दूर रहे, ये इंडिया को समझ में आएगी या उन्हें कोई समझा सकता है मोदी साहब को? देखें, ये तो मोदी साहब से पहले भी भारत जो है नेहरू के ज़माने से लेकर आज तक हर दौर में भारत ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर दरअंदाजी की है, दहशतगर्दी फैलाई है। उसके बहुत सारे सबूत हैं, मैं कई हवालों से कई प्रोग्राम्स में, और भी मेरी जो किताब आई है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के ऊपर, उसके अंदर भी मैंने वो सबूत जो हैं वो लिखे हैं। तो ये तो एक पुरानी खेल है, हिंदुस्तान का पुराना खेल है, जिसको वो अभी भी मोदी सरकार भी खेल रही है। और तालिबान जिसके साथ वो नफरत करते थे, जिसके खिलाफ वो बयान देते नहीं थकते थे, अब उन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया है। और तालिबान को देखे, ये बड़े इस्लाम के दाई बनते हैं, और अब ये भारत के अंदर जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और उसके भी जो है ना हिंदुत्व पॉलिसी के तहत इतने ज्यादा जुल्म बढ़ गए हैं, ये उसको भूल गए हैं उस सारी चीज को, और इन्होंने भी हाथ मिला लिया सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी में। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये सारी बातें जो है ना, ये भी साफ जाहिर करती है कि भारत अपनी उससे रविश से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को, तालिबान को मजा चखाना होगा अगर वो हमारी तरफ जारियत करें, और भारत जो है ना वो अब जाहिरतन यानी खुद हमला नहीं कर पा रहा, क्योंकि मार्के हक में उनको शिकस्त हुई। तो अब उन्होंने ये दूसरा रास्ता लिया, तालिबान के रास्ते। अब मैं सुन रहा हूँ कि वो कोई एक्सरसाइज करने चाह रहे हैं पाकिस्तानी बॉर्डर्स के आसपास, तो कर लें। पाकिस्तान जो है वो इंटिमिडेट नहीं होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान अब उसको अपने हक के लिए, अपने दिफा के लिए खड़ा होना आ गया है। और मेरी बात मान लें कि ये तालिबान भी सीधी राह पे आ जाएंगे। हमें बस अपने बॉर्डर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका तज्जिया बहुत शुक्रिया। एजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अभी हम दोबारा ज़रा वापस जाते हैं टमाटर की सब्ज़ी की कीमतों के ऊपर, और हम गुजरावाला जाएंगे। कौन है हमारे साथ? उस्मान खलील हमारे साथ ही हमारा वेट कर रहे हैं गुजरावाला। जी उस्मान। जी, गुजरांवाला शहर की बात की जाए तो गुजरांवाला के शहरी खाने पीने के शौकीन हैं, तो इनकी हंडियाँ टमाटर के बगैर नहीं पकती। एक हफ्ता कबल जो है गुजरांवाला में भी टमाटर की कीमतें 500 से 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी थी, जो अब कम होकर 300 से 400 रुपये फ़ी किलो तक आ चुकी है। इस वक्त मैं गुजरांवाला की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर टमाटर 300 से 350 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि जो दुकानदार है मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर जो टमाटर है 400 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि ज़िली इंतज़ामिया ने जो रेट लिस्ट भेजी है, वहाँ पर आज टमाटर की कीमत 184 रुपये किलो है। और इसी तरह अगर बात की जाए तो पूरे शहर में कहीं में भी जो है टमाटर 184 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त नहीं हो रहा। ज़िली इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, तो बेशतर दुकानदारों ने टमाटर बेचना छोड़ दिया है। और अगर बात की जाए तो एक हफ्ते के दौरान गुजरांवाला में भी टमाटर की कीमतों में कमी देखने में आई है, और इस वक्त गुजरांवाला शहर में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 300 से 350 के दरमियान है, और मुख्तलिफ मार्केट में टमाटर जो है इसी कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। जी थैंक यू जी, थैंक यू। और अभी हम जाएंगे पेशावर, और वहाँ किस भाव मिल रहे हैं टमाटर। और गुजरांवाला में तो हमें यकीन है कि हंडिया वैसे भी ज़्यादा बनती है मतलब किसी भी पाकिस्तान के शहर से किसी भी घराने के लिए, और टमाटर के बगैर बिल्कुल वो राज़ी नहीं है बनाने के लिए। और पेशावर में दानियाल अजीज़ है हमारे साथ ही, वो हमें अपडेट करेंगे। मैं इस वक्त पेशावर के सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर इस वक्त टमाटर फ़ी किलो 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से टमाटर की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा था। तकरीबन 500 रुपये फ़ी किलो आम मार्केट में टमाटर फ़रोख्त हो रहे थे, लेकिन अब मार्केट में ईरानी टमाटर ने एंट्री मारी, और ईरानी टमाटर आने के बाद यहाँ पर जो टमाटर की कीमतें हैं वो कम हो गई, और इस वक्त आम मार्केट में 250 रुपये में फ़ी किलो टमाटर जो है वो फ़रोख्त हो रहे हैं।
हम फिर भी महंगे हैं, क्योंकि आम मार्केट में इससे कबल टमाटर फ़ी किलो जो है ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये और 100 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होते थे। इस वक्त जो दीगर सब्ज़ियाँ हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा है, लेकिन प्याज जो है वो भी महंगे फ़रोख्त हो रहे हैं। इस वक्त मार्केट में 200 रुपये में फ़ी किलो प्याज जो है वो फ़रोख्त हो रहे। जो शहरी है वो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो सरकारी नरखनामा है उसमें जो कीमत दर्ज होती है तो उस पर सब्ज़ियाँ और दीगर जो अशाए खुरनोश है वो फ़रोख्त नहीं होते। ताम जो इंतज़ामिया है वो इसमें कोई किरदार अदा नहीं कर रही, तो जो शहरी है उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया को मुतहर्रिक करके जो टमाटर की कीमतों में इजाफ़ा हुआ या दीगर सब्ज़ियाँ जो महंगी है इन कीमतों को कम किया जाए। जी शुक्रिया आपका दानियाल। अच्छा, अभी आगे बढ़ेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के ही बारे में बात करते हैं। वज़ीर आला बड़े गरज बरस रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही गरज बरस रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को हलफ उठाए अब तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है। काबीना उनकी नहीं बन सकी है क्योंकि ज़ाहिर है उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। मुलाकात भी हो जानी चाहिए थी और काबीना भी बन जानी चाहिए थी। ये मामलात इतने कॉम्प्लिकेटेड होने नहीं चाहिए थे, लेकिन हमारे यहाँ कौन सा मामला आसानी से हो जाता है। इंतज़ामी मामलात से ज़्यादा सुहेल अफरीदी की तवज्जो अभी तो जलसे जुलूसों पर लग रही है और एहतजाजों पर लग रही है। 3 दिन पहले उन्होंने 4 सद्दा में जलसा आम से खिताब किया, कल वो करक में गरज बरस रहे थे। नए वज़ीर आला की बात अभी तक वही है कि जब तक वो नहीं मिलेंगे वो काबीना नहीं बनाएंगे, चाहे इसके लिए पूरा इंतज़ाम बैठ जाए। सो ये है अपडेट। और उन्होंने डिलीवर करने की भी बात की, बेहतरी लाने की भी बात की, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुअव्विन खुसूसी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शफ़कत साहब। अब गंडापुर साहब गए, सुहेल अफरीदी को आए हुए अब तीसरा चौथा हफ्ता शुरू हो जाएगा। सूबे में अमन व अमान का मसला है, दीगर रोज़मर्रा के मामलात हैं जो फ़ौरी तवज्जो मांगते हैं। काबीना की तश्कील में जितनी ताख़ीर होती जा रही है, मसाइल तो बहुत बढ़ जाएंगे आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकौल आपके कि ज़माने बीत गए तो क्या ये ज़माने जो है इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे सीएम साहब को आईन, कानून और अदालत के अहकामात के बावजूद अगर आप हमारे चेयरमैन इमरान खान से मिलने नहीं देते तो हम किस तरह जो है एक खैबर पख्तूनख्वा के पूरे जो है ना कैबिनेट को बग़ैर मशावरत के नोटिफाई कर ले और अनाउंस कर ले? तो ये नहीं हो सकता। होना ये चाहिए कि फेडरल इसका ज़िम्मेदार है, हमारे रियासती इदारे ज़िम्मेदार हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप अगर हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते तो आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि आईन पे अमल और जमहूर पे अमल और अदालतों पे अमल कौन से इदारे कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से सवाल ये बनता है कि आप हमारे सीएम साहब को हमारे बानी चेयरमैन से मिलने दें ताकि वो मशावरत से खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक ज़बरदस्त टीम तश्कील दे ताकि वो सूबे को अच्छी तरीके से चला सकें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपकी इसमें ज़िम्मेदारी नहीं है, ज़ाहिर वफाक की है क्योंकि वो आपको मिलने नहीं दे रहे हैं। तो लेट्स सी कब तक ये चलता है। शफ़कत साहब, इमरान खान साहब ने जब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का फ़ैसला किया था तो पार्टी पॉलिसी पर ना चलने की चार्जशीट बनाई थी। अब लॉजिक तो ये है कि अली अमीन अकेले तो नहीं थे, इनकी पूरी हुकूमत, इनकी पूरी टीम, इनकी काबीना इनके साथ थी, जो कि नाकाम हुई, इसी वजह से इन्हें तब्दील किया गया। तो क्या जो नई टीम बनेगी उसमें पुरानी काबीना वैसे ही शामिल होगी या बिल्कुल तब्दील होगी? क्योंकि अगर वैसे ही काबीना शामिल होगी तो फिर एक शख्स के बदलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो इमरान खान साहब के बयानिए की नफ़ी नहीं है। देखें, इमरान खान के बयानी की नफ़ी जो है वो बहुत ज़रूरी है या आईन की नफ़ी करना बहुत ज़रूरी है? मेरे ख़्याल से आपने देखा कि हमारे चेयरमैन इमरान खान ने इसी टीम में से सुहेल अफरीदी को मुंतखब करके वज़ीर आला बनाया। तो ज़रूरी ये है कि आप हमारे सीएम साहब को इमरान खान साहब से मशावरत करने के लिए छोड़ें ताकि वो जाके अपने चेयरमैन साहब से मशवरा करे और वो एक बेहतरीन टीम तश्कील दे। और देखें, ये टीम का इंतखाब करना वो इस बुनियाद पे नहीं होता कि वो पहले किसी हुकूमत का हिस्सा थे या नहीं हिस्सा थे। ये कोई जुर्म नहीं है। आप इसको देखें कि उसकी कारकर्दगी कैसी थी। और मेरे ख्याल से हमारे सीएम साहब जो है इस दफ़ा कारकर्दगी की बुनियाद पर हमारे बानी चेयरमैन को वो पूरी डिटेल्स देंगे कि फ़लाँ मिनिस्टर का ये किरदार था, फ़लाँ मिनिस्टर का ये किरदार था, और फिर खान साहब खुद ही फैसला करेंगे। और हमारे सीएम साहब ने 90 MPs को लेके चलना है। और आपको पता है कि इसमें आपने पूरी
डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी को देखना होता है, आपने मिनिस्टर्स की कारकर्दगी को देखना होता है, आपने खैबर पख्तूनख्वा, चूँकि आपको पता है दहशतगर्दी के साथ उनका इस वक्त मुकाबला है, तो सारी चीज़ों को देख ही टीम की तश्कील करना जो है उसकी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से ये ज़रूरी बात है कि सीएम साहब खुद जाके इमरान खान साहब से मिले और वो एक बेहतरीन टीम तश्कील लें। आप कह रहे हैं देखना होता है, लेकिन खान साहब तो जेल में, वो तो नहीं देख रहे हैं ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है। सो वो कैसे फैसला करेंगे, क्योंकि जो देख रहा होता है वही फैसले करता है ना, बकौल आपके ही देखना होता है, तो वो देख तो नहीं रहे हैं। अब सिर्फ अखबार और टीवी के ज़रिए उन तक खबरें पहुंचती होंगी। अब ये बताइएगा कि इसी दौरान ये खबर भी सामने आई कि आपकी जितनी एक्स काबीना है, जो मुशीरान हैं, सब सरकारी सहूलतें उसी तरह एंजॉय कर रहे हैं। तो जब तक नई काबीना नहीं आएगी ये सिलसिला भी यूं ही चलेगा? देखिए, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग इस पे ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन उस चीज़ पे बात नहीं करते कि एक हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता। एक खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ आवाम के रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो अपने बानी चेयरमैन से मिलने नहीं दिया जा रहा। लोगों को क्या पैगाम दे रहे, उस पे बजाय कि बात करें आप जो है ना, आप गाड़ियों के पीछे लगे। क्या गाड़ियाँ कितनी गाड़ियाँ जो है ना वो मिनिस्टर्स के पास होंगी, और आपको पता है कि मिनिस्टर के पास अगर गाड़ी होती भी है तो वो जब और डिपार्टमेंट की तरफ से विजिट करते हैं तो तब वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत मामूली बात है। हाँ, आपको पता है कि अगर आप अभी इस वक्त जो है ना उनको इजाज़त देंगे तो वो गाड़ियां वापस, वही मिनिस्टर जब वापस काबीना में आएंगे वही गाड़ियां उनको दी जाएंगी। तो ये बहुत मामूली बात है। बड़ी बातों पे बात की जाए कि एक इदारे की बात क्यों नहीं मानी जा रही, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला क्यों नहीं माना जा रहा, उस पे बात नहीं हो रही। गाड़ियों पे बात हो रही है, इस पे बात नहीं हो रही कि खैबर कह रहे हैं बड़ी बातों बात की जाए, कोई अहम बात नहीं है, लेकिन गाड़ियां वगैरह आपके पास हैं और वही काबीना के लोग आएंगे। अभी आपने खुद ही कह दिया वही काबीना के लोग आएंगे, तो फिर काबीना तो आपको पता है कि क्या बनेगी। खैर, ये बात आपसे नहीं की जाती, लेकिन जितने भी हुकूमत में मौजूद नुमाइंदगान हैं जो हमारे पास आते हैं, चाहे वो तलाल चौधरी साहब हों, चाहे वो अज़मा बुखारी साहिबा हों, कोई भी आता है, उनसे बात की गई थी, उनसे ये बात उठाई गई है कि अदालती अहकामात भी हैं, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा वज़ीर आला को। सो अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल कराची में शुरू होने वाला है फ्रॉम दिस वीकेंड ऑनवर्ड्स, और इसके लिए मेहमानों की आमद का हो गया है सिलसिला शुरू। सो हमारे साथ भी पहले मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में क्या, दुनिया में शायद ही कोई फेस्टिवल ऐसा होगा जो अपने दूसरे ही साल, अपनी इंसेप्शन के दूसरे ही साल इतना बड़ा बन जाएगा कि उसमें अब 141 ममालिक आ रहे हैं, 1000 से ज़ायद फनकार, परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशंस, एक्टर्स, डायरेक्टर्स। Who is not coming to पाकिस्तान कराची? और जब हम कराची में होने वाले वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की बात करते हैं, पूरी दुनिया में क्या नाम जाता है? पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान का नाम बनता है, पाकिस्तान का नाम किसी अच्छे पैराहे में, पॉजिटिव सेंस में ग्लोबल स्टेज पर दिया जाता है। और अभी से एक्साइटमेंट इसकी शुरू हो गई है, क्योंकि फ्रॉम दिस वीकेंड ऑनवर्ड्स 1 महीने का फेस्टिवल शुरू हो रहा है। इट इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कल्चर फेस्टिवल, नॉट ओनली पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एंड कल्चर का ये फेस्टिवल है, जो हमें ये एजाज़ हासिल है कि कराची में होता है और पाकिस्तान और हम इसे होस्ट करते हैं। और होस्ट कौन करता है? पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची। और इस सिलसिले में मेहमानों की आमद शुरू हो गई है, और इस मरतबा बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मदऊ किया गया है। इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं लाइट एंड साउंड डिज़ाइनर नटालिया अलहंद्रा, जो कि पहली मरतबा आई हैं, और ओवरऑल थ्रू आउट द फेस्टिवल वट एवर परफॉर्मेंसेज आर देयर गोइंग टू बी, ये उसका लाइट प्राइमरीली एंड साउंड डिज़ाइन देखेंगी। और नॉट ओनली दिस, शी इज़ ऑल्सो हेयर फॉर ट्रेनिंग, फॉर वर्कशॉप। सो यहाँ पे ये बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अगर आपको कुछ सीखना है लाइट एंड साउंड डिज़ाइन के बारे में, तो बाज़ाब्ता बाकायदा वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएंगी। Natalia, welcome to Pakistan, Karachi. Thank you very much. Is it your first time here? Yeah, this is my first time in Pakistan. So how did you get to learn about this festival, and how did you sign up for this? I was invited by someone who's from Pakistan, and they're working in Dubai now. I met them earlier this year, and they put me in contact with the organizers of the festival. And when they invited me, I did some research. I looked into the festival last year, and I thought it would be a great opportunity for me to get involved. It was a massive success last year, and this year it is going to be even bigger. So, but it is a lot of work. 30 or so days and multiple shows in a day.
So yeah, so do you also have your team with you, or you would be handling it solely with technicians from here in Arts Council? Yes, so the Arts Council have their team. I've come on my own, and together in the next few days we hope to get ready to receive more than 100 countries coming to this festival, and thanks to the support from the British Council, it's really exciting that I can be here and to help with those workshops that you mentioned as well. So thank you, British Council, as well. We're really interested to know. We know that light and sound design is an integral part. It is very important. It is literally a deal maker or a deal breaker. But how different, where do we stand if we compare ourselves in performing arts globally? Like the world has progressed so much. You are here since like 2 days? 2 days, yeah. 2 days. So you have been or seen our facilities as well. Do you think that we are almost there as well? Yeah, I think your facilities are beautiful. Lovely. The Arts Council has this beautiful building where they can welcome all these different artists from like 5 different events, genres. And it's so cool that you can bring people from different countries to perform on these stages, to share their cultures with each other. And it's excellent that you can host so many people. You know, some of these performances are getting 2,000, 3,000 or more people attending, and it's really incredible. We're really grateful to you for making it here, but the most important part that you should also look forward to, एक तो ये करेंगी सारी गाइड करेंगी, हमारी टीम को ट्रेन करेंगी, but also this training is open for all of you. So the most important part of your visit here would also be a workshop that you would be conducting. So would there be how many days would it be, and what would you be trying to teach our students? So the workshops I think will be in the next few days in the lead up to the festival. The idea is that I've brought some equipment with me from the UK, something that I'm very used to and that I think will be an improvement for the existing festival. Facilities, yes. Yeah, for the festival, and it'll help us control the lighting in a much more like detailed way for both theatre performances and for live performances, things like dance and music where you want to be able to feel the show as it is happening and control the lighting as it is happening. And so the workshops will be centered on how to control this, and also on what kind of design we want based on the event, how to set the atmosphere, how to create a world of the story for the audience. Lovely. Good luck to you for this as well, and good luck to the whole participants, and good luck to the performers as well. So yeah, thank you Natalia for being with us, and we look forward to seeing you designing all the light and sound for this festival as well. So ये तो थी नटालिया जो आ गई हैं और ये पूरा लाइट एंड साउंड डिज़ाइन देखेंगी इन द वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो कि 30-31 से शुरू हो रहा है इन कराची। और मैं तो कहता हूँ कराची वाले तो आते ही हैं, हैदराबाद वाले भी आते हैं, सक्खर वाले भी आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोगों को इसका स्केड्यूल देखें, आपको मिल जाएगा ऑन द इंस्टाग्राम पेज, ऑन द फेसबुक पेज ऑफ आर्ट्स काउंसिल कराची पाकिस्तान, और साइन अप फॉर इट और आइए and attend this. This is like one opportunity that you should not miss. ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। स्मॉग का आपको पता है मसला चल ही रहा है, सीज़न में होता ही है, बहुत सारा कुछ किया भी जा रहा है, लेकिन कितना कारगर साबित हो रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ जो चेंजेस जो ट्वीक्स किए जाते हैं इन द सिस्टम वो ये है कि सर्दी का पूरा सीज़न अभी पड़ा हुआ है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग उरूज पर पहुंची हुई है। स्कूल्स की टाइमिंग बदल दी गई है। स्कूल अब खुलेंगे 8:45 पे और 1:30 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। वैसे इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि लाहौर में कितने ही ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो इसको भी शायद इग्नोर करेंगे, और बहुत सारे अहकामात को हुकूमत के वैसे भी इग्नोर करते हैं, और हफ्ते को भी स्कूल खुले होते हैं, और लिटरली कभी कभी तो इतवार को भी स्कूल खुले होते हैं। पता नहीं क्या ऐसा कमाल कर रहे होते हैं वो बच्चों के साथ, जिसमें वो छुट्टी देना बिल्कुल गवारा नहीं करते, और बच्चों को भी तंग करते हैं, उनके वालिदैन को भी तंग करते हैं, और एनवायरनमेंट को भी ख़राब करते हैं। खैर, राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर तालीम पंजाब। राना साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। राना साहब, खासी वायरल हो रही हैं आजकल आपकी वीडियोस, लेकिन ज़ाहिर है हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले तो कि ये 8:45 पौने 9 बजे का जो टाइम स्कूल्स का आपने तब्दील किया है, दफातर यूजुअली लोगों ने पहुँचने होता है 9 बजे। अब पौने 9 बजे जब स्कूल्स के लिए सब निकलेंगे, पहुँचेंगे, तो फिर डबल रश नहीं पड़ जाएगा सड़कों पर? So number one, so thank you very much. I apologize that I joined the program late. It was my daughter's birthday, so I was at her school. Oh, happy birthday to her, sir. Thank you very much. Coming to the point, sir, देखिए इसमें 3 चीजें जिससे हमने मद्देनजर रखना होता है। नंबर 1, जैसे आपने कहा
और बजा कहा कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं 8:15 से 8:30। दूसरा हमने मद्देनजर रखना होता है इसके अंदर, लाइक यू सेड, द स्मॉग फैक्टर दैट इज कमिंग। तो ये एक्चुअली विंटर स्कूल टाइमिंग्स हैं जो नॉर्मली 8:30 के करीब ही रखी जाती है, और ये शिफ्ट जो है स्मॉग की वजह से नहीं हुआ टाइम। दिस इज द विंटर टाइम टेबल, और नॉर्मली स्कूल्स जो हैं इस टाइम टेबल के मुताबिक 1:30 to 2 o'clock के दरमियान इसकी नॉर्मल टाइमिंग होती थी। सो व्हाट वी हैव एनविजन्ड इज, और प्राइवेट स्कूल्स को हमने बाहर कैफ अलाउ किया है, जिस तरह आपने कहा कि कोई 8:30 मेजॉरिटी रखना चाहते हैं, 8:15, 8:40, 8:35, बिकॉज लाइक यू सेड, इफ ऑफिसेस, सरकारी स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स ऑपरेट एट द सेम टाइम, सो हमने ये बहुत डेटा के ऊपर काम किया विद एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, तो फिर बिल्कुल हर चीज चोक हो जाती है अराउंड 8:30 to 8:45। तो इसलिए दिस स्कूल टाइमिंग वी आर इंश्योरिंग फॉर सरकारी स्कूल्स। मैं ये दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने 8:30 रखा है, हमने अलाउ किया है, और हमने जो छुट्टी का टाइम था वो आधा घंटा इसलिए कम किया बिकॉज नॉर्मली हमारे स्कूल्स ऑफ हो जाते हैं 1:30। हमने सैटरडेज ऑफ दिए लास्ट ईयर, उसके लिए ऑल्टरनेटली हम टीचर्स को आधा घंटा स्कूल के बाद देना चाहते थे, जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। सो द स्टूडेंट्स गो आउट इन डिसिप्लिन, स्कूल की क्लोजिंग, उस दिन की रजिस्टर की क्लोजिंग, पुटिंग एवरीथिंग इन पेन टू पेपर एंड द AEO कमिंग एंड साइनिंग इट ऑफ। सो ये सरकारी स्कूल की टाइमिंग्स हैं, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू सीनियर मिनिस्टर दैट ओवरऑल अभी तक जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, और उसमें दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड ओवर डेटा। फॉर एग्जाम्पल, काना में एक पॉइंट पे जब 550 पे हमारे कंजेस्टेड स्कूल्स की, और जहाँ पे सिविलियन आबादी बहुत, हमने वो एंटी स्मोक गन इंस्टॉल की, तो उससे वो 180 पे आ गया ए क्वालिटी इंडेक्स। और साथ ही साथ देयर इज ओनली 6 AQI meters that were available before, now 41 are operational, we are monitoring लाइव डेटा मिल रहा है, वो डेटा जाहिर है सबसे शेयर किया जाता है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। For now schools are open, there is no holiday that is going to be given, और इंशाल्लाह बिकॉज लर्निंग लॉसेस बहुत ज्यादा है। आपने ही एक प्रोग्राम में मेरे से सवाल किया था कि इनके स्कूल डेज जो है वो पूरे नहीं हो पाते इवेंचुअली, और फिर एक लॉन्ग विंटर की स्पेल की भी हमें बताया जा रहा है कि विंटर्स आर गोइंग टू बी लिटिल मोर क्रेजी देन हाउ दे आर एवरी ईयर। सो हम इसकी भी प्री प्लानिंग की वजह से सस्टेनेबली ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो डेज ऑफ ना देने पड़े, और सैटरडे की हॉलीडे पहली दफा पब्लिक सेक्टर में सरकारी स्कूलों में कभी नहीं होती थी। वी हैव इंश्योर्ड एट द पॉइंट दैट यू रेज दैट बच्चों को, टीचर्स को भी रेस्ट चाहिए, उन्हें भी एब्सोल्युटली। वैसे सैटरडे की हॉलीडे तो गर्मी सर्दी होनी ही चाहिए, मतलब प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन आपको पता है कि राना साहब, कुछ हमारे ऐसे हैं प्राइवेट स्कूल वाले जो लिटरली इतवार को भी, पर्टिकुलरली वो इतना टफ कंपटीशन है, वो बोर्ड के एग्जाम एंड ऑल दैट, लिटरली इतवार को भी बच्चों को बुला रहे होते हैं। So would you also keep a check on them? Your program, I want to make another announcement that grade 9 के syllabus that was heavily overburdened for the children. For example, computer की book was 270 pages. हमने smart syllabus एक दिन पहले रिलीज कर दिया to take the burden off the kids. 9th 10th का smart and reduced syllabus is out there, and grade 11 पे हमारी टीम काम कर रही है, and inshallah by next week we will introduce the smart syllabus for grade 11. तो क्या ये during the term syllabus update हो रहा है? जी, स्मार्ट सिलेबस अपडेट हो गया है, हमने अपलोड कर दिया है परसों से, ताकि वो बच्चे जो ओवरबर्डन थे, जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर की खाली किताब 270 पेजेस से 160 पेजेस पे आ गई है। एंड देयर इज सिंपल थिंग्स दैट वी डिड, फॉर एग्जांपल CPU है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के लिए जरूरी है, बट उस पे 1-2 चैप्टर्स बढ़ाने जरूरी नहीं है। इसी तरह किताब की बिगिनिंग और एंड के अंदर प्रीफेसेस डाले हुए हैं, को ऑथर्स डाले हुए हैं, और काफी ऐसी चीजें हैं जो आज ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जरूरत नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, और जिनकी जरूरत थी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो किताब तो नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है ना, उसी में से पता लग जाएगा हमें कौन से सफे निकले हैं, कौन से नहीं, क्योंकि उसी के अंदर से हमने। अच्छा, एक और बात, आज आपको पता है पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है, हमारी सर्दियां भी बहुत दफा ऐसा होता है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद आती हैं। सो आर वी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि अब हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल है, हमारे सैटेलाइट भी पहुंच गए हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमारा पीक सर्दी होगी किस मौसम में, ताकि हम जरा उनको छुट्टियों को भी आगे पीछे कर सकें। सर, इस पे ऑलरेडी लास्ट मंथ हम एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कमेटी बना चुके हैं,
जो पूरा academic calendar, not only है holidays but everything that has to happen through the year, कौन से दिन STEM programs हैं, किस दिन वर्ल्ड लिटरेसी डे है, किस दिन हमारी क्रिसमस की हॉलीडे है, किस दिन हमारी ईद शबरात की हॉलीडेज आएंगी, कितने वर्किंग डेज बच्चों के लिए अवेलेबल होंगे, सॉरी स्कूल गोइंग डेज अवेलेबल होंगे, वो सारा एकेडमिक कैलेंडर हम इंशाल्लाह बाय द 1st of December फाइनलाइज करके नोटिफाई कर चलें। फिर हम 1st of December को आपको दोबारा ज़हमत दें और फिर इस वक्त तक इकदाम जो आपने लिए होंगे उस पर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे पास भी ज़रा वक्त की किल्लत है। अभी हफ्सा उस्मान हमें बता रही हैं कि क्या सूरत हाल है आबो हवा और मौसम और स्मॉग की फ्रॉम लाहौर। जो बिल्कुल स्मोक की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। महकमा माहौलियात पंजाब की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक लाहौर का AQI लेवल जो है वो इस वक्त तकरीबन 358 रिकॉर्ड किया गया है और सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गुजरावाला में तकरीबन 500 रिकॉर्ड किया गया है। गर्द आलूद जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। जो शहरी हैं उनको सांस लेने में भी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है स्मोक बढ़ने का वो यही है कि भारत की जानिब से जो है वो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो हवाओं का रुख है पंजाब की जानिब जो फ़िज़ा है वो गर्द आलूद हो चुकी है। बहुत ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा है जिसमें सांस लेना भी जो है वो शहरियों के लिए दुश्वार हो चुका है। महकमा माहौलियात का भी यही कहना है कि शहरी जो है वो कम से कम सफ़र करें। अगर आपने सफ़र करना ही है तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, इसकी वजह से स्मोक की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी थैंक यू हफ्सा। और ये है सूरत हाल, स्मोक की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। आप लोग ये कर सकते हैं अपने तय के मास्क पहन के बाहर जा सकते हैं, पर्टिकुलरली जो लोग किसी अंडरलाइन कंडीशन का शिकार हैं, एस्मेटिक हैं, खांसी चल रही है, बच्चों को खांसी और नज़ला ज़ुकाम बुखार और डेंगू तो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, उस पर भी हम कल बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए इजाज़त, सी यू टुमारो, हैव अ ग्रेट डे।